नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। लगातार हम बिहार पॉलिटिक्स की खबर आपको दिखाते रहते हैं। बिहार पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, सब कुछ हम इनको डिकोड करते रहते हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इसी कड़ी में आज हम बात करने जाते हैं जनसुराज के उस उम्मीदवार के बारे में जो तरारी से चुनाव लड़ने जा रहा है। तरारी विधानसभा पर हम बातचीत करेंगे, साथ साथ नीतीश कुमार की भी पॉलिटिक्स पे बातचीत करेंगे, गिरिराज सिंह की उस यात्रा पर भी हम बातचीत करेंगे जिस पर जदयू और भाजपा में दोनों के बीच तकरार होते दिखाई दे रहा है। इन सब चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए उन्हीं से सब कुछ जानते हैं। स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद पुरुषोत्तम। अब बहुत दिनों से दर्शकों का भी कहना था कि ज्ञानेश्वर जी कहाँ हैं, बिहार पॉलिटिक्स की खबरें नहीं आ रही हैं। नहीं, एक्चुअली अभी चूँकि 2-3 जगहों पे फाइनल पोस्ट का विस्तार हो रहा है जी, और दर्शकों का प्यार और मोहब्बत इतना ज़्यादा हम लोगों के साथ अटैच हो रहा है जी। कि उसी तैयारी में थोड़ा वक्त लग रहा था और इसीलिए बिहार के ऊपर हम लोगों ने कोई काम नहीं किया था अभी। लेकिन अभी प्रशांत किशोर ने जो एक एटम बम, इसको राजनीति का आप एटम बम मानिए, तो प्रशांत किशोर का जो एटम बम है ये सभी राजनीतिक दलों के ऊपर बड़ी जोर से गिरा है। अच्छा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की पहले कोई प्लानिंग नहीं थी कि वो इन चारों विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कोई प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। अचानक से प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार उतारा है, घोषणा कर दी। और घोषणा करने के साथ साथ आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी ये है कि वो लिटमस टेस्ट जो होता है ना, तो प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव का लिटमस टेस्ट अभी कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि हमने जो मेहनत की है वो मेहनत कितना फलीभूत हुआ है। और आप ये भी नब्ज पकड़, आप ये बात समझ लीजिए। और इसीलिए कैंडिडेचर भी जो प्रशांत किशोर ने दिया है, जिस कैंडिडेट को अब लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह तरारी विधानसभा से अभी तक उन्होंने ही अपना एक कैंडिडेट अनाउंस किया है, तो वो जो है वो भाई सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े, है ना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रशांत किशोर ने ऐसा कौन सा मंत्र उनको दिया कि वो तैयार हो गए चुनाव लड़ने के लिए, है ना, और उनके नाम की घोषणा भी हो गई। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो 4 विधानसभा सीट है, इन चारों विधानसभा सीट पे प्रशांत किशोर के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और यदि चुनाव में प्रशांत किशोर को सफलता मिल जाती है तो आप ये मान के चलिए कि 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ा उलटफेर कर दें बिहार की राजनीति में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तरारी विधानसभा उपचुनाव की ही बात कर लेते हैं। 3 सीटों पर बाद में हम बात करेंगे। एस.के. सिंह वहां से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। बार बार जब हम लोग बिहार पॉलिटिक्स की बात करते हैं और आप भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के जो लोग हैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, उनका पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। देखिए, एक चीज मैं आपको पुरुषोत्तम बताऊंगा, ब्यूरोक्रेट और सेना के लोग, अच्छा, दोनों में फर्क होता है, डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस होता है। सेना के लोग जो हैं उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी होती है, बड़ा सख्त माने जाते हैं। हाँ, देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, सेना में आप हैं तो सेना का अपना डिसिप्लिन है ना, और सेना के जो लोग हैं उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के पाई जाती है। इसलिए कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने देश के बॉर्डर की रक्षा की है, देश के लिए इनकी कई पीढ़ियों ने बलिदान भी दिया है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेट सत्ता के साथ चलते हैं। आज सत्ता नीतीश जी के हाथ में है तो नीतीश जी के साथ है, कल अगर तेजस्वी यादव के हाथ में चलेगी तेजस्वी के साथ रहेंगे, परसों सम्राट के हाथ में उनको डिफिकल्टी होगी, है ना, उनको डिफिकल्टी हो सकती है। सेना के लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता है। और जनरल एस.के. सिंह के रूप में जिस कैंडिडेट को तरारी विधानसभा में प्रशांत किशोर ने उतारा जनसुराज की तरफ से, ये हमको लगता है कि जो भी और कैंडिडेट हैं, जैसे वो सीट भाकपा माले के कोटे में है तो भाकपा माले से वहाँ राजू यादव चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी के तरफ से सुनील पांडे जो कि बाहुबली हैं, उसी पर मैं आ रहा था, बाहुबली से लड़ाई है। तो सुनील पांडे के जो पुत्र हैं, क्या नाम, विशाल प्रशांत, तो विशाल प्रशांत वहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन ये तैयारी तब की है जब ये कैंडिडेचर जनसुराज ने डिक्लेयर नहीं किया था। इन जनरल एस.के. सिंह के कैंडिडेट बनने के बाद अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी अपना लाइन ऑफ एक्शन कुछ चेंज करे।
भाकपा वाले भी तरारी विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि सुनील पांडे का दबदबा है वहाँ। सुनील पांडे जो चाहेंगे वही होता है। पिछले बहुत 2-4 बार वो वहाँ विधायक भी रह चुके हैं, अब बेटे को लॉन्च करने में लगे हैं। पिछले ही दिनों आपने देखा कि बड़ी जोर शोर से स्वागत हुआ भाजपा में वो आए। तो ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल होगा ये लड़ाई। अगर मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो कोई भी जो लड़ाई है वहाँ पे जनरल एसके सिंह के कैंडिडेट बनने के बाद वो लड़ाई 60 और 40 की हो गई। अच्छा, 60% जनसुराज, 40% अदर्स। अब इनको ये 60% से नीचे आएंगे, है ना, और ये 40% से ऊपर जाएंगे, है ना, तब स्थिति दिखेगी क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जनरल एसके सिंह के नाम पे, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के नाम पे वहाँ कोई समीकरण, कोई बाहुबल काम नहीं करेगा। क्योंकि जिस दरवाजे पे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह चले गए वो दरवाजा उनका सम्मान करेगा। आप देखिए ना, सेना में लड़ते हुए कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसकी जो शव यात्रा निकलती है उसमें पूरा गांव हुजूम चला आता है। तो जिस आदमी ने देश की सेवा की, बड़े बड़े ऑपरेशन में, और बड़े बड़े ऑपरेशन में जिस आदमी का नाम रहा, उस आदमी का नाम आने के बाद तो वहाँ कोई लड़ाई दिखती नहीं है। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि बिहार पॉलिटिक्स में आने वाले समय में प्रशांत किशोर की पार्टी उनके कैंडिडेट खेला कर देंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी एंट्री अभी दी है इस मध्यावधि चुनाव में, आप ये समझ लीजिए, तरारी विधानसभा में अभी चुनाव हो रहा है, फिर जब चुनाव का समय आएगा पुनः चुनाव होगा। और ये सीट कितने दिनों का सीट है? मुश्किल से 8-9 महीने, मुश्किल से 8-9 महीना। वो भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि नीतीश जी चाहते हैं कि फरवरी में दिल्ली के साथ बिहार का चुनाव हो जाए, है ना। अगर वो हो जाता है तो 3-4 महीने के लिए आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर ने कितना बड़ा गेम, मैंने कहा ना आपको, ये एक लिटमस टेस्ट है। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए उसने जनरल एसके सिंह का मुखरा जो है उसको सामने कर दिया। और अब इसके माध्यम से प्रशांत किशोर ने एक मैसेज दे दिया कि हम एटम बम गिराएंगे और हमारा एटम बम सब पर भारी पड़ेगा। और खास करके मैं आपको बताऊं, देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी से बहुत ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। प्रशांत किशोर की पार्टी से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होना है तो आरजेडी को होना है और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को होना है। चूंकि जो एक ऐसा वोटर भी होता है ना जो कि साइलेंट वोटर होता है, उसको मतलब उसको होता है कि जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में हम चल जाके अपना वोट गिराएंगे। तो वैसे जो वोटर्स हैं, वैसे वोटर्स जदयू के पास सबसे ज्यादा है। उसके बाद छुपा हुआ जो वोट है, हाँ, और उसके बाद वो वोटर्स जो हैं वो आरजेडी के साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो कैडर बेस्ड वोट है ना। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर नुकसान करेंगे जनता दल यूनाइटेड को और राष्ट्रीय जनता दल को। प्रशांत किशोर की तो बात हो गई। अब थोड़ी सी बिहार पॉलिटिक्स में ये जो बड़ा गर्मा गर्म वाली बात चल रही है गिरिराज सिंह को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के। गिरिराज सिंह ने एक यात्रा का अनाउंसमेंट किया, उस यात्रा से बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने पल्ला झाड़ लिया, साफ तौर पे कह दिया कि उनकी निजी यात्रा है। उस यात्रा में मैंने देखा कि उस यात्रा की तारीफ पवन जायसवाल जी कर रहे थे, ढाका विधायक, एक और विधायक को देखा। तो शुरुआत में लगा कि भाई ये बीजेपी की कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, बाद में बीजेपी साइड हट गई और बात ये होने लगी कि नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है वो प्रभावित हो जाएगी इस यात्रा से। तो वो यात्रा से भाजपा जो पल्ला झाड़ रही है, क्या रणनीति इसके पीछे? भाजपा जानबूझ करके पल्ला झाड़ रही है या पीछे कुछ और कहानी है? देखिए, गिरिराज सिंह ने जो यात्रा प्रारंभ की, उस यात्रा की अनुमति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको दी थी। अच्छा, ठीक है। हाँ। जब नीतीश कुमार ने अपनी आंख दिखाई, है ना, तो नीतीश कुमार बार बार आंख दिखाते हैं, आंख दिखा के सम्राट चौधरी की पगड़ी उतार दिए। अब आंख दिखाए तो इनकी यात्रा पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। पवन जायसवाल ने उस यात्रा का स्वागत किया। अब आप समझिए, ढाका विधानसभा से पवन जायसवाल चुनाव लड़ते हैं। ढाका की स्थिति क्या है? हिंदू मुस्लिम ढाका का जो चुनाव होता है वो लगता है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है ना। हाँ। इसलिए पवन जायसवाल ने यात्रा का नाम क्या? हिंदू स्वाभिमान यात्रा, है ना, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज सिंह की स्थिति क्या है? गिरिराज सिंह ये देख रहे हैं कि इस चुनाव के बाद तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, तो हम अपने आप को बना के रखें बिहार के नरेंद्र मोदी बनने। ठीक है, हाँ, बिहार के नरेंद्र मोदी बनने के चक्कर में, है ना, गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा रखी और
अभी आप देख लीजिए कि जो एलीज हैं उन एलीज ने भी उस यात्रा से अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि बीजेपी का अंदर से समर्थन गिरिराज सिंह को है। अच्छा। और आप देखिएगा कि जब भी नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उस स्टेटमेंट को डिकोड करने का काम गिरिराज सिंह करते हैं। और प्रेस मीडिया भी इस मामले में सबसे पहले गिरिराज सिंह को ही खोजती है। तो गिरिराज सिंह की जो ये यात्रा है उस यात्रा से कमोबेश आप ये मान के चलिए कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर दिया, लेकिन उस यात्रा में भाजपा का पूर्ण समर्थन है। फायदा होगा या नुकसान होगा एनडीए गठबंधन को देखिए, इस यात्रा से एनडीए गठबंधन को नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मतलब अभी आपने हरियाणा में देखा और नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों का तो 6% वोट ही 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ गया है, बाकी सारे वोट्स तो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ में है। तो बिहार के पॉलिटिक्स में इस यात्रा का असर पड़ेगा, मुसलमान वोट और नाराज हो जाएंगे, एक भी परसेंटेज वोट नहीं जाएगा। देखिए, मुसलमान वोट नाराज होंगे तो मुसलमान तो ऐसे भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, एकदम तय मान के चलिए। मैं आपको बताऊं, अभी कश्मीर के चुनाव के समय में हम लोग कश्मीर यात्रा पे थे और मैं आपको बताऊं कि कई लोगों से हमारी बात हुई, हमने पूछा, लोगों ने कहा कि यहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई, डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये सारी बातें हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमारा नुकसान कर दिया। तो हमने पूछा भी कई लोगों से, भाई नरेंद्र मोदी ने आपका क्या नुकसान कर दिया, है ना? तो नहीं, हमको हमारा तो 370 हमको था, हमारा था। तो हमने कहा कि भाई 370 आपको था, मान लीजिए 370 हटने के बाद बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। हम कहे 370 हटने के बाद आपको क्या नुकसान हुआ? कश्मीर में अमन चैन है, शांति है, पत्थरबाजी बंद हो गई, जो आंदोलन हुआ करते थे वो आंदोलन बंद हो गए, है ना? वहाँ लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, दुनिया भर से पर्यटक वहाँ आ रहे हैं, है ना? तो इससे तो कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फिर भी नहीं, नरेंद्र मोदी जो है वो नरेंद्र मोदी हमको स्वीकार्य नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि मुसलमानों के बीच में नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता नहीं है। और आपको बता दें, स्वीकार्यता नहीं है, यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। अच्छा, मतलब कास्टिज्म के अलावा हिंदू वोटों को पोलराइज कर लेंगे। हिंदू वोटों को, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का लॉजिक यही है, हिंदू वोटों को पोलराइज करना। अच्छा। और हिंदू वोटों को पोलराइज करना, आपको क्या लगता है गिरिराज सिंह की यात्रा क्या है? हिंदू स्वाभिमान यात्रा। मतलब सारी जाति वाली बात गई, जातिगत। आज आप ये समझ लीजिए, राहुल गांधी संविधान को लेकर घूमते हैं, राहुल गांधी कास्ट सेंसर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता की बात करती है ना? और आप ये समझिए कि ये जो पूरी रणनीति है वो पूरी रणनीति सिर्फ हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए है। मतलब जो कास्ट के आधार पे वोट बढ़ जाते थे उसे अब बंटने नहीं देना है, हिंदू वोट बैंक को बना लेना है। और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी भी यही है, यही सोच भी है, और इसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ भी रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार में जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है गिरिराज सिंह का, कहीं न कहीं उसके पीछे भाजपा है। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि ये एक लिटमस टेस्ट है बिहार पॉलिटिक्स का। आगे क्या कुछ होगा, फिर से हम बिहार की कोई खबर लेकर के आएंगे, डिकोड करेंगे, आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। कैसा लगा ये एपिसोड, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।